वन एपिसोड 1 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नियर इंडिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी जिसका काम है देश को सुरक्षित रखना। यह एजेंसी खुफिया तरीके से काम करती है। इसमें काम करने वाले अफसरों के बारे में किसी को नहीं पता है, वो सब सीक्रेटली अपना काम करते हैं। तो अब हम बारी बारी से सब ऑफिसर से मिलते हैं। एक एसीपी शिवराज सिंह, नियर के सबसे सीनियर अफसर। ये एक काबिल, होनहार और मेहनती अफसर है। इन्हें नियर में काम करते 20 साल हो गए हैं। इनके परिवार में सिर्फ इनकी पत्नी है जिनका नाम अंजलि है। इनके अंदर ही सभी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग हुई, सब इन्हें अपने पिता समान ही समझते हैं। इन्होंने देश की हिफाजत के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है। सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। दो सीनियर इंस्पेक्टर जयवंत राणे, नियर के सबसे काबिल, बुद्धिमान, ईमानदार और ताकतवर अफसर है। इनका नेचर थोड़ा सख्त है, इन्हें गुस्सा बहुत आता है। पूरी नियर की टीम इनसे डरती है। दिखने में ये बेहद अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग है। लड़कियों की नजर तो इन पर से हटी ही नहीं। इन्हें सबसे ज्यादा नफरत माफिया से है। जैसा कि सबको पता ही है, नियर खुफिया तरीके से काम करती है, तो दुनिया को दिखाने के लिए एक प्रोफेसर है जो मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज आरबीपी में। जयवंत को रूड से बेहद नफरत है। एक रूड ओबरॉय, इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, नीली आंखें, गोरा रंग, हल्के भूरे बाल, शार्प जॉलाइन, एक परफेक्ट बॉडी के मालिक। ये दुनिया के सामने एक बिजनेसमैन पर पीछे से एक माफिया है। ये सब सिर्फ नियर जानती है। नियर बहुत सालों से रूड के पीछे है, पर रूड को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई कभी। वैसे तो इनको हर उस इंसान से नफरत है जो इनके काम के बीच आता है या उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है। पर इन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत है तो वो है जयवंत राणे। रूड ने कभी जयवंत का चेहरा नहीं देखा है। उसने बहुत कोशिश की पर वो जयवंत के बारे में पता नहीं लगा सका। जयवंत कभी रूड को पकड़ तो नहीं पाया था, लेकिन उसने उसका बहुत नुकसान किया था, जिस वजह से रूड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जयवंत बहुत स्मार्टली काम करता था, जिस वजह से वो कभी रूड की नजर में नहीं आ पाया। दो अभिमन्यु ओबरॉय, रूड ब्रदर। अभिमन्यु इंडिया का सबसे बड़ा और पावरफुल वकील है। अभिमन्यु बेहद ही चालक और तेज किस्म का आदमी है। वो रूड की ढाल है। वो रूड के सभी काले कारनामों पर पर्दा डालता है। अपनी चालाकी से वो हर बार रूड को पुलिस केस होने से बचा लेता है। नियर के अभिमन्यु से काफी चिढ़ है, क्योंकि जब भी रूड के खिलाफ सबूत ढूंढते हैं तो अभिमन्यु बार बार उसे बचा लेता है। अभिमन्यु सिर्फ नियर की आंखों का काटा नहीं है, बल्कि और भी कई लोगों की आंखों का काटा है। अभिमन्यु के माइंड गेम्स के आगे सब फेल हो जाते हैं। अभिमन्यु की वजह से ही रूड अपने अंडरवर्ल्ड के काम बिना किसी फिक्र के कर लेता है। तीन सीनियर इंस्पेक्टर रणवीर रॉय, नियर के काबिल और गुड लुकिंग ऑफिसर, शांत स्वभाव, जावेद के इकलौते फ्रेंड। ये भी जयवंत की तरह ही प्रोफेसर है और उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। रणवीर एक काबिल ऑफिसर है जिनके लिए अपने फर्ज से ऊपर कुछ नहीं है। रणवीर के परिवार में कोई नहीं है, वो अनाथ है। चार सीनियर इंस्पेक्टर कशिश, नियर की काबिल और खूबसूरत ऑफिसर। ये बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए एक मॉडल है। लड़की समझ इन्हें कम मत आंकना, ये बहुत पावरफुल है। ये नियर की अकेली फीमेल ऑफिसर है। 5 जूनियर इंस्पेक्टर अनुराग, सीक्रेटली नियर ऑफिसर और दुनिया को दिखाने के लिए एक वकील। ये बहुत बड़े वकील तो नहीं, क्योंकि ये बस कुछ समय पहले ही वकील बने हैं। अनुराग भी बहुत तेज तरार किस्म का इंसान है। गुस्सा तो हर वक्त इनकी नाक पर रहता है। 6 जूनियर इंस्पेक्टर आदित्य, दुनिया को दिखाने के लिए एक इंजीनियर स्टूडेंट जो मुंबई के ही एक कॉलेज से इंजीनियर कर रहे हैं। आदित्य टीम के सबसे छोटे मेंबर है, इसलिए सब इनकी बहुत फिक्र करते हैं। ये है तो सबसे छोटे, लेकिन इनका गुस्सा सबको पीछे छोड़ देता है। किसी से ना डरने वाले। 7 जूनियर इंस्पेक्टर मयंक, दुनिया को दिखने के लिए एक कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। मयंक दिखने में काफी स्मार्ट है। मयंक का स्वभाव बेहद शांत है। वो सबसे कम गुस्सा करने वाले इंस्पेक्टर है। 8 जूनियर इंस्पेक्टर जय, दुनिया को दिखाने के लिए एक वकील है। ये इंस्पेक्टर अनुराग के साथ काम करते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में। इनका स्वभाव काफी चुलबुला है। ये थोड़े स्वाभिमानी भी है। अब मिलते हैं कहानी के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। नॉन नील ओबरॉय, रूड और अभिमन्यु से छोटा। नील एक इंजीनियर स्टूडेंट है जो अपनी इंजीनियर मुंबई से ही कर रहा है। नील सीक्रेटली रूड के साथ काम करता है। नील सभी भाई बहनों में छोटा है। इन्होंने हैकिंग में महारत हासिल कर रखी है। बहुत बार अपनी हैकिंग स्किल से इन्होंने अपने भाई की मदद की है। 10 देविका ओबरॉय, रूड, अभिमन्यु और नील की बहन। देविका इंडिया की सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेस वुमन है। ये भी अपने भाई पर ही गई है, गुस्सैल और खतरनाक। ये भी अपने भाई के साथ मिलकर काम करती है। रूड और अभिमन्यु से छोटी पर नील से बड़ी। 11 वैभव, रूड और अभिमन्यु के बचपन का दोस्त जो उनके साथ मिलकर ही अंडरवर्ल्ड का काम करता है। वैभव भी वकील है जो असिस्टेंट के तौर पर अभिमन्यु के साथ काम करता है। वैभव का नेचर भी काफी सख्त है। ये कहानी के किरदारों का इंट्रोडक्शन है। आगे कहीं मैं और भी नए किरदार जुड़ेंगे। कहानी को अपना पूरा सपोर्ट दे और प्लीज कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना। आपको रोजाना कहानी पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ मेरी दूसरी कहानी इन लव विद माफिया किंग को भी सपोर्ट करें, वो आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। एपिसोड 2 मुंबई। शहर से दूर एक जंगल के बीचों बीच एक घर बना हुआ था। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 75 गज में बना हुआ था। घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी था जहां काफी पेड़ पौधे लगे हुए थे। घर के चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाए हुए थे ताकि जंगली जानवर घर के अंदर ना आ सके। इस वक्त उस घर के अंदर पूरी निया की टीम मौजूद थी। उनके बीच एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। वो सभी एक टेबल के चारों ओर खड़े थे। सेंटर में एसीपी शिवराज सिंह खड़े थे। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो बड़े गौर से पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो फाइल को पढ़ रहे थे उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। फाइल को पूरी पढ़ने के बाद उन्होंने गुस्से में उसे टेबल पर पटक दिया। उन्हें ऐसा करते देख बाकी ऑफिसर्स भी परेशान हो गए। हर बार ये रूड ओबरॉय बच जाता है। इतनी मुश्किल से सबूत इकट्ठे किए थे उसके खिलाफ, पर हर बार की तरह उसके भाई अभिमन्यु ने सारे सबूत मिटा दिए। कितनी मेहनत से एक सबूत इकट्ठा करते हैं और एक पल में ही सब बर्बाद कर देते हैं। पता नहीं कब हमारा सपना पूरा होगा उसे जेल की सलाखों के पीछे देखने का। रूड ओबरॉय के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए हमारे ना जाने कितने ऑफिसर शहीद हुए हैं। कितनी बेरहमी से उसने उन सबको मार डाला। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी शरीर नहीं मिला। मिला तो क्या, किसी का हाथ, किसी का सर, किसी का पैर। एसीपी शिवराज एक हाथ से अपना सर पकड़ वही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसे देख वहां मौजूद बाकी ऑफिसर भी दुखी हो जाते हैं। उनका दुखी होना भी लाजमी था। इतने दिनों की उनकी मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स की आंखों में चिंता के भाव थे। शिवाय एक को छोड़कर वो है इंस्पेक्टर जयवंत राणे। जयवंत इस वक्त बिल्कुल शांत था। इस वक्त इसका चेहरा भावहीन था। इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। जयवंत वहां से बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और किसी गहरी सोच में डूब जाता है। तभी पीछे से उसके कंधे पर को हाथ रखता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है वहां रणवीर खड़ा होता है। रणवीर उसे कहता है क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गए? तो जयवंत जवाब देता है कुछ नहीं, बस अंदर दम घुट रहा था इसलिए बाहर फ्रेश हवा खाने आ गया। कुछ देर बाद वहां कशिश आती है और वो उन दोनों से कहती है एसीपी सर तुम दोनों को अंदर बुला रहे हैं। वो दोनों हमें सर हिला देते हैं और कशिश के पीछे अंदर चले जाते हैं। एसीपी शिवराज कहते हैं आज हमारी हार हुई, इसका मतलब ये नहीं हम कोशिश करना छोड़ दे। हम फिर से लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। जब तक उस रूड ओबरॉय और उसके भाई बहनों जो जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंचा दे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मुझे इस सब में आप सबका पूरा साथ चाहिए। हम सबको अब और समझदारी और सावधानी से काम करना होगा। खासकर जयवंत तुम्हें, रूड तुमसे बहुत चिढ़ा हुआ है, तुमने उसका बहुत नुकसान किया है। और अनुराग तुम भी, तुम अब उस अभिमन्यु के साथ काम कर रहे हो, बहुत चालक है वो, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। सभी यहाँ से जाओ और अपने अपने काम पे लग जाओ। अगली मीटिंग तभी होगी जब कोई सीरियस सिचुएशन होगी। ऐसे मीटिंग रखना अब सेफ नहीं। वो लगातार हम पर नजर बनाए रखे हैं। हम कोई गलती नहीं कर सकते। अब तुम सब जाओ और ध्यान से जाना। सभी हमें सर हिला देते हैं और वहां से एक एक कर निकल जाते हैं। वही एक बड़े आलीशान बंगले के अंदर दो आदमी ड्रिंक कर रहे थे या कहे जश्न मना रहे थे। वो थे रूड और अभिमन्यु जो अपनी नियत के खिलाफ जीत का जश्न मना रहे थे। अभिमन्यु कहता है इस वक्त नियत में तो मातम छाया होगा। उनकी पिछले 6 महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। लेकिन मुझे पता है अभी भी वो बूढ़ा शिवराज यही कह रहा होगा हम हार नहीं मानेंगे। हर हाल में उस रूड को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। रूड अभिमन्यु से कहता है इस सब के बाद नियत ने मीटिंग जरूर रखी होंगी, उसके बारे में कुछ पता लगाया। उन्हें अचानक से पीछे कांच टूटने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते वहां नील खड़ा होता है। वो कांच गलती से टूट गया जल्दी में। नील उनके साइड में ही कुर्सी खींच बैठ जाता है। नील कहता है ब्रदर बहुत कोशिश की पता लगाने की नियत की मीटिंग कहां हो रही, पर कुछ पता नहीं चला, बहुत सीक्रेटली मीटिंग करते हैं। अभिमन्यु कहता है पता तो जब चले जब उनका चेहरा सामने आए। सबने मुखौटा पहन रखा है।
रुद्र खड़ा होता है और अपनी सर्द आवाज में कहता है, बाकी सबका पता चले ना चले, पर वो जयवंत रानी तो मुझे हर हाल में चाहिए। बहुत नुकसान किया है उसने, मेरा जिस दिन सामने आ गया ना, उस दिन उसे ऐसी मौत दूंगा कि सबकी रूह कांप जाएगी। इस वक्त रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी आंखों में जयवंत के लिए बेपनाह नफरत थी। अभिमन्यु उसके कंधे पर हाथ रखता है, शांत हो जाओ रुद्र, उड़ने दो पंछी को, एक दिन तो पिंजरे में आना ही पड़ेगा। ये सब छोड़ो नील, कल तुम्हारे कॉलेज में फर्स्ट डे रहे हैं, क्या करोगे अगर सीनियर्स ने तुम्हारी रैगिंग की तो? नील कहता है, कुछ ज्यादा नहीं, वो हाल करूंगा मेरी तो क्या किसी की रैगिंग करने लायक नहीं बचेंगे। अभिमन्यु कहता है, ठीक है, लेकिन कोई बड़ी गड़बड़ मत करना, वरना मुझे सारा मिसलीड करना होगा। अभी पिछले हफ्ते ही तुमने जिस लड़के का सर फोड़ा था, उसका केस अभी चल ही रहा है। नील तुरंत कहता है, अरे बड़े भैया मुझे पता है, आप सब हैंडल कर लोगे, आपके रहते मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। अभिमन्यु सर हिला देता है और कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। एपिसोड 3 मुंबई। सुबह के 7 बज रहे थे। जयवंत कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया, फिर वो घर से निकल गया। रास्ते में ही उसने रणवीर को भी पिक कर लिया। वो एक ही कॉलेज में पढ़ाते तो वो अक्सर एक साथ ही जाते थे। उनके घर भी काफी नजदीक थे। करीब आधे घंटे बाद वो कॉलेज में पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचते ही वो सीधे अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। क्लासरूम में काफी शोर था। सभी एक दूसरे से बातों में इतने बिजी थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि जयवंत क्लास में आ चुका है। करीब 2 मिनट तक जयवंत कुछ नहीं बोलता, पर जब कई देर तक बच्चे चुप नहीं हुए तो जयवंत को गुस्सा आ गया और उसने तेज आवाज में कहा, शट योर माउथ। जयवंत की आवाज सुन सभी स्टूडेंट होश में आए और जल्दी से अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि जयवंत के गुस्से से वाकिफ थे। अगर अब किसी के मुंह से एक भी शब्द निकला तो उसका कॉलेज का आखिरी दिन होगा। अगर किसी को अपना पूरा साल बर्बाद करना है तो जितना बोलना है बोलो, लेकिन यहाँ से निकाल जाने के बाद तुम किसी और कॉलेज में नहीं जा पाओगे। जयवंत की धमकी के बाद सभी स्टूडेंट एकदम से चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जयवंत ऐसे ही नहीं बोल रहा था, वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट जयवंत के गुस्से के शिकार हुए थे। स्टूडेंट्स के बीच जयवंत मॉन्स्टर के नाम से फेमस था। जयवंत सबसे पहले सबकी अटेंडेंस लेता है, सभी बच्चे प्रेजेंट थे। डर के मारे कोई गलती से भी जयवंत की क्लास को मिस नहीं करता था। लड़कियों तो खासकर उसकी क्लास लेने के लिए ही आती थी। सभी को जयवंत पे क्रश था, पर जयवंत को तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। वही दूसरी और रणवीर भी क्लास में पहुंचता है। रणवीर को देखते ही सभी बच्चे अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। रणवीर एक सॉफ्ट टीचर था, वो ज्यादा गुस्सा नहीं करता था, उसका स्वभाव सरल था, इसलिए सभी स्टूडेंट उसे बहुत पसंद करते थे। रणवीर और जयवंत थे तो बेस्ट फ्रेंड, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां जयवंत एकदम गुस्सैल और अद्भुत था, वही रणवीर बिल्कुल शांत और शीतल स्वभाव का था। करीब 4 घंटे बाद उनकी सारी क्लास खत्म हो जाती है, फिर वो सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। जयवंत पहले रणवीर को ड्रॉप करता है, फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर वो सबसे पहले फ्रेश होता है, फिर डिनर करता है। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है तो सामने से कोई कुछ बोलता है, जिसे सुन जयवंत कहता है, इन्फॉर्मेशन पक्की है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये कह वो फोन कट कर देता है और जल्दी से अपने रूम में जाता है। वो बुक शेल्फ्स के पीछे छुपे हुए एक बटन को दबाता है तो जमीन पर से एक टाइल नीचे की ओर खिसक जाती है और वहां सीढ़ियां बन जाती है। जयवंत फौरन उसके अंदर जाता है और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरता है। वहां बिल्कुल अंधेरा था। जयवंत वहां की लाइट ऑन करता है। वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसमें कई चीजें रखी थी। वहां बहुत सारे कंप्यूटर थे और बहुत सारे बुक शेल्फ्स थी जिसमें बहुत सारी फाइल्स भी रखी थी। वहीं पर एक बड़ी सी अलमीरा थी। जयवंत उसे ओपन करता है और उसमें से एक जोड़ी कपड़े निकलता है और साथ में लाकर में से एक ब्रीफकेस भी निकालता है। सबसे पहले वो कपड़े चेंज करता है। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर का ट्राउजर और ब्लैक हुडी पहन रखी थी। जयवंत उस ब्रीफकेस को ओपन करता है। उसके अंदर कई प्रकार की गन थी और छोटे बड़े साइज के काफी चाकू थे और भी कई टाइप के हथियार थे। जयवंत उसमें से 2 गन और एक चाकू और एक ब्लेड निकालता है। वो एक गन को अपने शूज के पास छुपा देता है और दूसरी गन अपनी कमर के साइड में डाल देता है और चाकू को वो अपनी हुडी की पॉकेट में डाल लेता है। वो चेहरे पर मास्क लगा लेता है और आंखों पे काला चश्मा। उसने पूरी तरह अपने आप को छुपा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है। वो उसी कमरे में बने एक सीक्रेट दरवाजे से निकल जाता है जो उसके घर के पीछे की ओर निकलता था। वो पीछे के दरवाजे से इसलिए निकला था ताकि सबको यही लगे वो अभी भी अपने घर में ही है, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। रात के 12 बज रहे थे, काफी अंधेरा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, एकदम शांति थी। जयवंत सड़क से गुजर रहा था, तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। जयवंत चुपचाप जाकर कार के अंदर बैठ गया। कार के अंदर पहले से 2 लोग मौजूद थे, वो थे रणवीर और कशिश। ड्राइविंग सीट पर कशिश थी और रणवीर पीछे बैठा था। जयवंत पैसेंजर सीट पर बैठ गया था। रणवीर जयवंत से कहता है, इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? जयवंत हमेशा हिलाता है, बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन है। रणवीर कहता है, पर ये माल तो 2 दिन बाद सप्लाई होने वाला था, तो फिर आज अचानक से क्यों? कुछ समझ नहीं आया, ये रूट क्या करने की सोच रहा है? जयवंत कहता है, माल 2 दिन बाद नहीं आज ही सप्लाई होने वाला था। कशिश कहती है, मतलब? जयवंत लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसने जानबूझकर ये खबर फैलाई थी कि माल 12 अप्रैल को सप्लाई होने वाला है ताकि सब धोखे में रह जाए और 12 तारीख का इंतजार करते रह जाए और वो चुपचाप अपना सामान सप्लाई कर सके। रणवीर कहता है, बहुत चालक है ये आदमी। उनकी गाड़ी इस वक्त जंगल के बीच बीच बने सड़क पर चल रही थी। थोड़ी देर बाद कशिश रोड से हटकर जंगल के अंदर कार ले जाती है। वो तकरीबन 100 मीटर अंदर तक गाड़ी ले जाती है, फिर रोक देती है। जंगल के अंदर वो इसलिए आए थे ताकि गाड़ी को वहां छुपा सके, ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। वो तीनों गाड़ी से उतरते हैं। इस वक्त वो तीनों पूरी तरह से कवर थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी। वो हल्के कदमों से सड़क की तरफ बढ़ते हैं और वही तीनों अलग होकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तीनों ब्लूटूथ के सहारे एक दूसरे से कनेक्ट थे। तभी वहां उन्हें सड़क पर एक ट्रक नजर आता है तो रणवीर तुरंत जयवंत से पूछता है, क्या यही ट्रक है? जयवंत जल्दी से हमें जवाब देता है। वो तीनों बिल्कुल होशियार हो जाते हैं। जयवंत कहता है, बीच में स्पीड ब्रेकर है, इस वजह से ट्रक की स्पीड थोड़ी देर के लिए कम होगी। हमें इसकी का फायदा भी उठाना है। जैसे ही ट्रक की स्पीड धीमी हो, हम फायरिंग करना शुरू कर देंगे। ट्रक नजदीक आ रहा है, रेडी रहो। ट्रक आता है और स्पीड ब्रेकर होने की वजह से उसकी स्पीड धीमी होती है। जैसे ही स्पीड कम होती है, जयवंत, रणवीर और कशिश फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जयवंत ट्रक ड्राइवर को शूट कर रहा था। वही कशिश और रणवीर ट्रक के टायरों पर गोली मार रहे थे ताकि ट्रक रुक जाए। जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। ड्राइवर की तो वही मौत हो जाती है, पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। ट्रक के रुकते ही उसमें से कुछ आदमी बाहर निकलते हैं जो ट्रक में पीछे की ओर बैठे थे। वो सामान की सेफ्टी के लिए थे। बाहर आते ही वो धार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं तो जयवंत, कशिश और रणवीर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वहीं से फायरिंग करते हैं। कई देर तक उनके बीच ऐसे ही लड़ाई चलती है। उन तीनों ने उन सबको मार दिया था, पर इस बीच वो भी काफी जख्मी हो गए थे। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गए थे। जयवंत, कभी को तो ज्यादा चोट नहीं आई, पर कशिश के दोनों पैरों पर गोली लग गई थी। जयवंत कहता है, रणवीर तुम कशिश को लेकर जाओ, मैं इस ट्रक को सही जगह ठिकाने लगाकर आता हूं। रणवीर हमें सर हिला देता है और कशिश को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कार में बिठा वहां से चला जाता है। वही जयवंत किसी को कॉल करता है और कहता है, कहाँ हो? जल्दी आओ, ज्यादा समय नहीं है। ये कह वो फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद वहां एक दूसरा ट्रक आता है जिसके अंदर से मयंक और अनुराग उतरते हैं। जयवंत फौरन उनके पास पहुंचता है, जल्दी से ये सामान ट्रक में शिफ्ट करो। अब तक तो रुद्र को खबर मिल चुकी होगी, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। वो दोनों हमें सर हिला देते हैं और फौरन ट्रक को खाली करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो पूरा सामान शिफ्ट कर लेते हैं। फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। एपिसोड 4। जैसे ही वो तीनों वहां से निकलते हैं उसके 10 मिनट बाद वहां 3 गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से पहली गाड़ी में से अभिमन्यु और उसका असिस्टेंट वैभव उतरते हैं और दूसरी में से रुद्र और उसका असिस्टेंट रॉबर्ट निकलते हैं और सबसे आखिरी में देविका और नील उतरते हैं। गाड़ी से उतरते ही उनकी नजर सबसे पहले उनके मरे हुए आदमियों पर पड़ी। अभिमन्यु जल्दी से कहता है, रॉबर्ट, वैभव जल्दी से ट्रक चेक करो। रॉबर्ट और वैभव जल्दी से ट्रक को चेक करते हैं तो पाते है पूरा ट्रक खाली था, सारा सामान गायब था। वो जल्दी से ट्रक से बाहर आते हैं और कहते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, सारा सामान गायब है। ये सुन अभिमन्यु, देविका और नील बहुत परेशान हो जाते हैं। वही रुद्र बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो।
वही जब अभिमन्यु की नजर उस पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है, रुद्र तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, तुम्हें देख लगता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अचानक से रुद्र एक शैतानी हंसी हंसता है, उसे ऐसे हंसता देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रुद्र को यूं हंसता देख नील कहता है, लगता है बड़े भैया नुकसान की वजह से उन्हें बड़ा सदमा लगा है। नील की बात सुन रुद्र कहता है, सदमा मुझे नहीं उस जयवंत रानी को लगने वाला है, वो भी बड़ा तेज वाला। रुद्र की बात वहां किसी को समझ नहीं आ रही थी। अभिमन्यु चीर जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बताओ। रुद्र कहता है, इस ट्रक के अंदर ड्रग्स नहीं थे। अभिमन्यु अपनी आंखों की बोहे चढ़ा कहता है, क्या? रुद्र कहता है, इस ट्रक के अंदर ड्रग्स नहीं थे, ड्रग्स जिस ट्रक में थे वो अपनी सही जगह पहुंच चुका है। ये तो बस उन्नियों को गुमराह करने के लिए था, ताकि उनका ध्यान इस पर आ जाए और ड्रग्स वाला ट्रक को चुपचाप अपनी सही जगह पहुंच जाए। मुझे सही टाइम पर पता चल गया था कि उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था और ये भी कि वो अटैक भी करने वाले हैं, इसलिए मैंने आखिरी टाइम पर ट्रक की लोकेशन बदल दी। ये ट्रक तो उन्हें गुमराह करने के लिए था। अभिमन्यु कहता है, ये सब तो ठीक है, पर इस चक्कर में हमारे बहुत आदमी मारे गए। रुद्र कहता है, नहीं, हमारा कोई आदमी नहीं मारा गया, ये हमारे आदमी नहीं है, ये मुंबई पुलिस के कांस्टेबल थे, इन्हें बेवकूफ बनाकर मैंने इस ट्रक में बिठा दिया था, हमारे कोई आदमी नहीं मरे। नील कहता है, जब उन निया वालों को सब पता चलेगा तो उन्हें तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। हंसना शुरू कर देता है, खासकर उस जयवंत रानी को। ये कह नील जोर जोर से बात यहाँ पुलिस आती होंगी और वो अभिमन्यु अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नील बोलता है, और वह कान खजूरी भी, मेरा मतलब मीडिया, वह भी आ रही होगी। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो सब वापस अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर होती नाव से ट्रक को लेकर एक पुरानी सी बिल्डिंग के पार्किंग के अंदर रोकते हैं। वो तीनों ट्रक से बाहर आते हैं। जयवंत कहता है, जल्दी से सारा सामान निकालो, फिर इस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दो। मयंक कहता है, सर अभी कुछ देर बाद नहीं कर सकते, पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। जयवंत गुस्से में उसे घूरता है और कहता है, अगर आराम करना है तो निया छोड़ दो। जयवंत को गुस्से में देख घबरा जाता है और हड़बड़ी में कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था सर, अभी खाली कर देते हैं सारा सामान। ये कह वो जल्दी से ट्रक के अंदर चला जाता है, उसके साथ अनुराग भी चला जाता है और वो दोनों मिलकर सारा सामान निकाल देते हैं। जयवंत उस ट्रक के अंदर बैठ जाता है और उसे बाहर लेकर जाता है और थोड़ी दूर ले जाकर वो उसमें से उतर जाता है और उस ट्रक में आग लगा देता है। ट्रक जलाकर वो वापस बिल्डिंग में चला जाता है। जयवंत उनमें से एक बॉक्स खोलता है तो देखता है उसके अंदर घास और पत्थर थे। ये देख वो हैरान हो जाता है। फिर वो दूसरे बॉक्स को चेक करता है, उसे लगा शायद पहले वाले में कुछ ना हो, बाकियों में हो, पर जब वो दूसरा बॉक्स चेक करता है उसमें भी पत्थर ही थे। फिर वो एक एक कर सभी बॉक्स चेक करता है, उन सभी के अंदर पत्थर ही थे। ये देख जयवंत को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में सभी बॉक्सेस को लात मार देता है। जयवंत इस वक्त बहुत गुस्से में था, गुस्से से उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। अनुराग, मयंक तो उसे ऐसे देख डर ही गए थे, क्योंकि उन्हें जयवंत के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। गुस्से में जयवंत हैवान बन जाता है। जयवंत गुस्से में चिल्लाता है, रुद्र ओबरॉय, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, इसका बदला तो मैं सूद समेत लेकर रहूंगा। अनुराग, मयंक तो डर के मारे एक कोने में खड़े रहते हैं, उनकी तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही दूसरी और रणवीर कशिश को लेकर डॉक्टर के पास ले जाता है। वो उसे डॉक्टर सेन के क्लिनिक ले जाता है। डॉक्टर सेन निया के लिए ही काम करते थे, जब किसी निया के ऑफिसर को चोट लगती उसे यही डॉक्टर सेन ही ट्रीट करते थे। रणवीर डॉक्टर सेन के क्लिनिक के बाहर कार रोकता है, सबसे पहले भी खुद उतरता है, फिर कशिश को गोद में उठाता है और उसे जल्दी से अंदर ले जाता है। जैसे ही डॉक्टर सेन की नजर उन दोनों पर पड़ती है, वो फौरन उनके पास आते हैं और रणवीर की मदद करते हैं। रणवीर और डॉक्टर सेन मिलकर उसे बेड पर ले जाते हैं। डॉक्टर सेन कोई सवाल नहीं पूछते हैं, वो सीधा कशिश को चेक करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो कशिश के पैर से गोली निकाल देते हैं। कशिश का इलाज करने के बाद डॉक्टर सेन रणवीर से सब पूछते हैं, तो रणवीर उसे शुरू से सब कुछ बता देता है। डॉक्टर सेन कहता है, अच्छा चलो, तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल हुआ। रणवीर, कशिश अभी ठीक है, पर कल तुम्हें उसे फिर से लाना होगा, उसके कुछ टेस्ट करने हैं। अभी तुम उसे घर ले जा सकते हो। डॉक्टर सेन को बाय बोलने के बाद रणवीर कशिश को अपनी गोद में उठा क्लिनिक से बाहर ले जाता है और उसे कार में बिठा अपने घर ले जाता है। कशिश एक फेमस मॉडल थी, हर वक्त उसके घर के बाहर मीडिया का पहरा होता है, इस वजह से उसके घर जाना सेफ नहीं था, इसलिए रणवीर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। वो सबसे पहले कशिश को पूरे तरीके से कवर करता है ताकि उसे उतरते वक्त कोई उसका चेहरा ना देख सके। वो बड़ी सावधानी से कशिश को उतारता है और घर के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। रणवीर कशिश के बगल में ही रखे सोफे पर सो जाता है ताकि अगर रात में कशिश को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसकी हेल्प कर दे। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी करें। एपिसोड 5। रात के अंधेरे में एक गाड़ी तेज स्पीड से दौड़ रही थी। उसके अंदर जयवंत था, जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो हमेशा ऐसे ही तेज ड्राइव करता था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक घर के आगे आकर रुकती है। घर बहुत छोटा था, सिर्फ 35 गज के अंदर बना था। जयवंत गाड़ी से उतरता है और घर की बेल बजाता है, पर कोई नहीं आता तो वो फिर से बेल बजाता है, फिर भी कोई नहीं आता। कई देर बेल बजाने के बाद दरवाजा खुला तो सामने एक औरत खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 48 के पास लग रही थी, पर अभी उसके चेहरे पर चमक थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो अपने जवानी के दिनों में काफी खूबसूरत रही होंगी। वो जयवंत को देख कहती है, तुम इस वक्त यहाँ और ये कैसी हालत बना रखी है, तुमने शराब पी है ना? जयवंत कुछ जवाब नहीं देता और सीधा उस औरत के गले लग जाता है। शुरू में तो वो औरत थोड़ी हैरान हो जाती है, पर बाद में वो जयवंत को कस के गले लगा लेती है और उसके बालों में हाथ फैलाती है, शांत हो जाओ जयवंत, सब ठीक हो जाएगा। जयवंत तुरंत उनसे अलग होता और कहता है, कैसे सब ठीक हो जाएगा? बार बार कोशिश करता हूँ पर हर बार नाकाम हो जाता हूँ और वो हमेशा जीत जाता है। हर दिन मुझे उससे और नफरत होती है, दिन बर दिन उसके प्रति मेरी नफरत बढ़ती जा रही है। वो औरत जयवंत को शांत करते हुए कहती है, जयवंत मत करो इतनी नफरत, ये जहर है जो तुम्हें ही एक दिन बर्बाद कर देगा। मत जलाओ अपने आप को इस नफरत की आग में, कुछ हासिल नहीं होगा, तुम सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो। भूल क्यों नहीं जाते सब? जयवंत जोर से चिल्लाता है, नहीं कभी नहीं, ये नफरत तो उसकी बर्बादी पर ही खत्म होगी। मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा बचपन, मेरी खुशियां। ये कहते कहते जयवंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो तुरंत उन्हें पोंछ लेता है, नहीं मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। वो औरत जयवंत के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मुझे पता है तुम करोगे वही जो तुम्हें करना होगा, पर फिर भी मैं यही कहूंगी, सब भूल आगे बढ़ो। जयवंत कुछ नहीं कहता है, वो थोड़ी देर वही रुका है, फिर वहां से चला जाता है। वही उस जगह पुलिस पहुंच गई थी और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी। पुलिस ने सभी बॉडीज जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस ट्रक को भी अपने कब्जे में कर लिया। इस वक्त मरे हुए आदमियों के चेहरे नजर हो आ रहे थे, उन पर खून लगा हुआ था, जिस वजह से वो पहचान में नहीं आ रहे थे। मयंक और अनुराग लगातार पुलिस के कांटेक्ट में थे, उन्होंने पुलिस से कह दिया था कि अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले तो बताना। वही दूसरी और कशिश सो चुकी थी, क्योंकि रणवीर ने उसे नींद की गोली दे दी थी। वही रणवीर कशिश के बगल में सोफे पर सो रहा था, तभी उसका फोन बजता है। रणवीर नींद से उठता है और अपना फोन चेक करता है तो देखता है स्क्रीन पे मयंक नाम फ्लैश हो रहा था। रणवीर तुरंत फोन उठा लेता है और कहता है, क्या हुआ मयंक? तो सामने से मयंक कहता है, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रणवीर कहता है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तुम साफ साफ बताओ क्या हुआ। मयंक उसे एक सांस में सब बता देता है। ये सुन रणवीर को भी तगड़े वाला झटका लगता है। रणवीर को बुरा लगता है, उससे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इन सब के बीच कशिश को तो बहुत चोट आ गई, उन्होंने फालतू में इतनी मेहनत की, अपनी जान खतरे में डाली। मयंक कहता है, सर कशिश मैम कैसी है? रणवीर जवाब देता है, अभी ठीक है, आराम कर रही है। जयवंत कहाँ है? मयंक कहता है, पता नहीं सर, वो बहुत गुस्से में थे और गुस्से में ही पता नहीं कहाँ चले गए। रणवीर कहता है, ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले तो इन्फॉर्म करना मुझे। ये कह रणवीर फोन काट देता है और वही अपने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो रूम से बाहर बालकनी में आ जाता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है। वही कुछ देर बाद जयवंत अपने घर पहुंच जाता है, क्योंकि कल उसे कॉलेज भी जाना था, क्योंकि कल कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन था जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे। कल वहां कॉलेज के ट्रस्टी भी आने वाले थे, वे कोई और नहीं बल्कि रुद्र और अभिमन्यु थे, इसीलिए जयवंत का जाना जरूरी था। वही आज की हार के बाद जयवंत को रुद्र पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब कल रुद्र उसके सामने होगा तो वो अपने गुस्से पर काबू कैसे रखेगा। रुद्र ने तो जयवंत को कभी नहीं देखा था, पर जयवंत उसे पहचानता था, इसलिए रुद्र को तो कोई परेशानी नहीं होगी, पर जयवंत के लिए काफी मुश्किल होगा।
सुबह 7 बजे रणवीर की अलार्म बजती है, जिससे उसकी नींद खुलती है। रणवीर 5 बजे तो सोया ही था, बस वो 2 घंटे सो पाया। उसका उठना जरूरी था, क्योंकि आज कॉलेज जाना जरूरी था। बोलकर सबसे पहले कशिश और खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो कशिश को जगाता है, फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी कशिश का फोन बजता है। फोन उसके असिस्टेंट का था। कशिश ने फोन उठाया था, तो असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, मैम कहाँ है आप? आज हमें जयपुर के लिए निकलना था, 2 घंटे बाद फ्लाइट है, कहो हो आप। ये सुन कशिश को याद आता है कि आज उसका शूट है। कशिश असिस्टेंट को तुरंत बोलती है, मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है, शूट कैंसिल कर दो। ये सुन असिस्टेंट कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही कशिश ने फोन कट कर दिया। कशिश परेशान हो जाती है और कहती है, ये मॉडलिंग करना कितना इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है, मन करता है सब छोड़ दूं और अपना पूरा फोकस सिर्फ निया पर रखूं। रणवीर कहता है, कशिश ये तो तुम्हें करना ही होगा, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए परेशान तो हम सब भी है, पर क्या ही कर सकते हैं। कशिश तुम मेडिसिन ले लो, मुझे कॉलेज जाना है, आज जाना जरूरी है, आज कॉलेज में इवेंट है जिसमें वो रुद्र और अभिमन्यु भी आने वाले हैं। ये सुन कशिश तुरंत बोलती है, और इसका मतलब कल पहली बार जयवंत और रुद्र एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, पता नहीं जयवंत कैसे अपने आप पर काबू पाएगा। तो मुझसे संभाल लेना, पर आज तक समझ नहीं आया कि जयवंत को रुद्र से इतनी नफरत क्यों है। मुझे लगता है जयवंत को उससे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। रणवीर हमें सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं, मुझे अभी जाना होगा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। कशिश हमें सर हिला देती है। वही दूसरी और जयवंत भी उठकर ब्रेकफास्ट करता है, फिर जल्दी से रेडी हो जाता है, अपनी कार की चाबी उठा वो घर से बाहर निकल जाता है। वो सबसे पहले रणवीर के घर जाता है और कशिश से मिलता है। कशिश से मिलने के बाद वो रणवीर के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। जयवंत ड्राइव कर रहा था, वही रणवीर पैसेंजर सीट पर बैठा था। रणवीर जयवंत से कहता है, अपने आप पर कंट्रोल रखना जयवंत, आज रुद्र बिल्कुल तुम्हारे सामने होगा, जितना हो सके उससे दूरी बनाकर ही रहना। जयवंत कहता है, चिंता मत करो रणवीर, मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दूं, मैं उसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। नेक्स्ट एपिसोड में जयवंत और रुद्र का पहली बार आमना सामना होगा और धीरे धीरे सभी का कपल्स का एंट्री होने वाला है। पार्ट अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना यार।